जरा सोचिए, रात के हम 3:07 हुए हैं। हाँ। चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा है। बहुत भयानक समय होता है। बिल्कुल। और एक ऐसा घर है जिसके सभी दरवाजे, खिड़कियां, मतलब सब कुछ अंदर से मजबूती से बंद है। ठीक है। लेकिन तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए बेडरूम की छत पर किसी के बहुत भारी कदमों की आवाज आने लगे। थप थप थप। बाप रे। और जब हिम्मत जुटाकर कोई उस खाली छत पर टॉर्च की रोशनी डाले तो वहां कोई इंसान न मिले। कोई भी नहीं? कोई नहीं, सिर्फ धूल में छपे ऐसे पैरों के निशान हो जो छत के ठीक बीचों बीच जाकर अचानक गायब हो जाए। मतलब जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हों। एकदम वही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री की पड़ताल करने जा रहे हैं वो किसी हॉरर उपन्यास का हिस्सा नहीं है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये 2019 की एक असल घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वृत्तांत है। इसे स्रोत में द जिन ऑफ 3 पास्ट मिडनाइट कहा गया है। और ये पड़ताल इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि पारिवारिक संपत्ति का एक आम सा विवाद कैसे एक बेहद खौफनाक और अकल्पनीय घटना में बदल सकता है। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि इस पूरे वृत्तांत का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे भयानक हिस्सा ये नहीं है कि इसमें कुछ रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि ये कहानी ना एक केस स्टडी की तरह है। जब हम स्रोत सामग्री की गहराइयों में जाते हैं तो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे इंसानी दुश्मनी, हमारे गहरे दबे हुए डर और ये कथित अलौकिक घटनाएं एक साथ मिल जाती हैं। एक तरह का माया जाल बुन देती हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा माया जाल जो इंसान के मनोविज्ञान और उसकी वास्तविकता की समझ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हम अक्सर मानते हैं कि विवाद सिर्फ कागजों पर होते हैं, अदालतों में होते हैं। सही कहा। लेकिन स्रोत दावा करता है कि भावनाएं, खासकर नफरत, भौतिक रूप भी ले सकती हैं। बिल्कुल। और इस घटना की शुरुआत भी बहुत ही आम और जमीनी स्तर पर होती है। स्रोत के अनुसार ये 4 लोगों का एक बहुत ही साधारण सा परिवार था जो एक छोटे से घर में रहता था। मिडिल क्लास परिवार। हाँ, और सब कुछ एकदम सामान्य था। लेकिन फिर संपत्ति को लेकर एक करीबी रिश्तेदार से उनका बहुत ही तीखा और गंभीर झगड़ा हो गया। मतलब बहस बहुत बुरी तरह खत्म हुई। अक्सर ऐसे मामलों में होता है। हाँ, और जाते जाते उस रिश्तेदार ने सिर्फ एक धमकी दी। उसने कहा, तुमने वो ले लिया जो मेरा था, अब देखो इस घर में क्या होता है। एक बहुत ही सीधी और खतरनाक धमकी। शुरुआत में तो परिवार ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। मतलब हम सब जानते हैं कि गुस्से में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। जाहिर सी बात है। और किसी का भी पहला तार्किक कदम यही होता है कि इसे एक खोखली धमकी मान लिया जाए, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग किसी भी असामान्य खतरे को टालने के लिए एक लॉजिकल, एक तार्किक स्पष्टीकरण ढूंढता है। खुद को तसल्ली देने के लिए। एकदम से। लेकिन अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें तो वो रिश्तेदार सिर्फ अपना गुस्सा नहीं निकाल रहा था। पारलौकिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों में शब्दों का बहुत महत्व होता है। मतलब शब्दों में ताकत होती है। हाँ, वो रिश्तेदार एक तरह का, वो क्या कहते हैं, इरादा या इंटेंशन सेट कर रहा था। मनोविज्ञान में इसे सजेस्टिबिलिटी का बीज बोना कहते हैं। सजेस्टिबिलिटी। हाँ। उसने परिवार के अवचेतन मन में एक डर डाल दिया कि कुछ बुरा होने वाला है। एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर दबा दिया। और ये बीज कितनी जल्दी पनपता है वो हैरान करने वाला है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बिल्कुल किसी टाइम बॉम्ब की तरह है। सही उदाहरण है। विवाद पहले होता है, लेकिन उसका असर 3 दिन बाद आधी रात को अचानक एक अलार्म की तरह शुरू होता है। रात को 3 बजे? हाँ, ठीक 3 दिन बाद इस कहानी का असली खौफ शुरू होता है। परिवार की सबसे छोटी बेटी रात को अचानक उठने लगती है। लेकिन जो बात सबसे अजीब है वो है समय। समय की पाबंदी। हर रात ठीक 3:07 पर वो उठती और छत के एक कोने को लगातार घूरती रहती, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए? ये तो बहुत डरावना है। और बिना किसी बात का जवाब दिए। और जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो क्या देख रही है तो उसने बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, वो खड़ा है, मुझे देख रहा है, जबकि कमरे में कोई नहीं था। बाप रे। अब यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मतलब क्या ये संभव नहीं कि ये महज एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो? आप किस तरह के ट्रॉमा की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, बच्ची ने अपने बड़ों को इतनी बुरी तरह लड़ते देखा, चीखते चिल्लाते देखा, तो क्या उसका अवचेतन मन इस तनाव और डर को एक परछाई या बुरे सपने का रूप नहीं दे सकता? ये एक बहुत ही मजबूत तार्किक नजरिया है।
मैं कहूंगा कि अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो तनाव का सबसे पहला असर हमारी नींद पर ही पड़ता है। नींद के चक्र या स्लीप साइकिल्स बिगड़ जाते हैं। हाँ, बच्चों में तो ये बहुत आम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है वो है समय की अचूक सटीकता। ठीक 3:07। एग्जैक्टली। अगर ये सिर्फ मानसिक तनाव होता तो बच्ची किसी भी समय उठ सकती थी या उसे रात भर बार बार नींद टूटने की समस्या होती। लेकिन हर रात ठीक 3:07 पर उठना, लोक कथाओं और पैरानॉर्मल रिसर्च में रात के 3 बजे के आसपास के समय को विचिंग आवर कहा जाता है। विचिंग आवर। हाँ, माना जाता है कि इस वक्त हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। तो स्रोत के अनुसार ये कोई सामान्य नींद की बीमारी या ट्रॉमा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये स्थापित कर रहा है कि ये मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से ज्यादा एक यांत्रिक और व्यवस्थित खतरे का संकेत था। यांत्रिक खतरा मतलब कोई मशीन की तरह इसे कंट्रोल कर रहा था? हाँ, एक तरह से हाँ। जब कोई घटना एक तय समय पर एक ही पैटर्न में बार बार होती है तो वो महज इत्तेफाक या दिमागी उपज नहीं रह जाती। ये एक कैलकुलेटेड थ्रेट यानी एक सोची समझी साजिश की तरह महसूस होता है। मतलब कोई इसे जानबूझकर कर रहा था? सही कहा। जो कुछ भी हो रहा था उसका अपना एक अलग नियम और समय चक्र था जो परिवार के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था। यहाँ तक तो हम इसे एक बच्ची का ट्रॉमा या एक अजीब इत्तेफाक फिर भी कह सकते हैं। लेकिन स्रोत इसके बाद जो दावा करता है, यहाँ कहानी सच में बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि घटनाएं मनोविज्ञान की किताबों से बाहर निकलकर हमारी भौतिक दुनिया में आ जाती हैं। अगले ही दिन घटनाएं अपना स्वरूप बदलने लगी। पिता को छत पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था। बिल्कुल। जब वो टॉर्च लेकर ऊपर गए तो छत पूरी तरह खाली थी, लेकिन धूल में नंगे पैरों के निशान साफ छपे थे। और स्रोत विशेष रूप से ये बताता है कि वे निशान इंसानी पैरों से काफी लंबे थे। मतलब वो किसी आम इंसान के निशान नहीं थे? नहीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वे निशान बीच रास्ते में ही अचानक खत्म हो गए। ऐसा नहीं कि वो किसी दीवार की तरफ जा रहे थे या सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, वे बस चलते चलते गायब हो गए। ये बहुत अजीब है। अब ये समझ नहीं आ रहा पैरों के निशान बीच छत पर कैसे खत्म हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक एंटिटी ना होकर कई अलग अलग ऊर्जाएं हों? या शायद ये उस शक्ति का हमारी वास्तविकता की सीमा से ही बाहर निकल जाने का कोई तरीका था? इस घटना को समझने के लिए हमें उस शक्ति के काम करने के तरीके को देखना होगा। पैरों के निशानों का बीच में ही खत्म हो जाना ये दर्शाता है कि जो भी वो एंटिटी थी वो भौतिक नियमों से बंधी हुई नहीं थी। मतलब उस पर ग्रेविटी या स्पेस का कोई असर नहीं था? हाँ, वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी, वो डरा रही थी। अगर हम इसे विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो हम खतरे के बढ़ने यानी एस्केलेशन के एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न को देख सकते हैं। एस्केलेशन वो कैसे काम करता है इस संदर्भ में? देखिए, किसी भी हमले की शुरुआत हमेशा सबसे कमजोर कड़ी से होती है। इस मामले में वो कमजोर कड़ी थी परिवार की सबसे छोटी बच्ची का मनोविज्ञान और उसकी दृष्टि। वो उसका छत को घूरना। हाँ, वो पहला चरण था। जब वो डर स्थापित हो गया तब उस शक्ति ने अपनी उपस्थिति का दायरा बढ़ाया। वो श्रव्य रूप लेती है, यानी पिता को कदमों की आवाज आना। और उसके बाद वो भौतिक रूप में साक्ष्य छोड़ती है, धूल में पैरों के निशान। पैरानॉर्मल थ्योरी में इसे पोल्टरगाइस्ट गतिविधि के समान माना जाता है। पोल्टरगाइस्ट, जहाँ चीजें हिलती हैं या टूटती हैं। बिल्कुल, जहाँ एक अदृश्य ऊर्जा भौतिक चीजों को प्रभावित करने लगती है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये एक क्रमिक हमला था जो परिवार को बता रहा था कि हम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं हैं, हम तुम्हारी भौतिक दुनिया की सीमाओं को लांघ चुके हैं। बाप रे! और ये लांघना बहुत तेजी से हिंसक होने लगा। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे, बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया। ये सब पोल्टरगाइस्ट के लक्षण हैं। और बच्ची बार बार कहती कि बाथरूम से कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। इस बिंदु पर आकर ना विज्ञान और तर्क की दीवारें ढहने लगती हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या विज्ञान के पास इस सामूहिक अनुभव को समझाने का कोई तरीका है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है जिसे शेयर्ड साइकोसिस या फॉलियर-ड्यू कहा जाता है। फॉलियर-ड्यू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सामूहिक मनोविकार। जब एक ही घर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा तनाव, खौफ और नींद की कमी से गुजर रहे हों, तो कभी-कभी
एक व्यक्ति का मतिभ्रम या हेलुसिनेशन बाकी परिवार वालों को भी सच लगने लगता है। अच्छा, मतलब एक का डर दूसरे में फैल जाता है। बिल्कुल, वे एक दूसरे के डर को पुष्ट करने लगते हैं, उसे बढ़ावा देने लगते हैं। ये तार्किक लगता है, लेकिन स्रोत इसके बाद एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जो इस सामूहिक मनोविकार की थ्योरी को भी बौना साबित कर देती है। ऐसा क्या हुआ? एक रात माँ ने बच्ची को बाथरूम में किसी से बात करते हुए सुना। जब उसने दरवाजा खोला तो बच्ची जमीन पर बैठी थी, उसका चेहरा दीवार की तरफ था। और जब बच्ची ने बात की तो वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। आवाज बदल गई। हाँ, वो एक भारी, अनजान और बेहद गहरी आवाज थी। उसने कहा, तुमने हमें बुलाया, अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर माँ चीख पड़ी, पिता दौड़े आए और बच्ची अचानक बेहोश हो गई। ये एस्केलेशन का चरम बिंदु है। पहले सिर्फ देखना, फिर आवाजें सुनना और अंततः शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेना, जिसे पोजेशन कहते हैं। एकदम सही, पोजेशन। आवाज का बदलना लोक कथाओं में इस बात का प्रतीक माना जाता है कि बच्ची की अपनी पहचान और उसकी चेतना को किसी बहुत ही शक्तिशाली और बाहरी एंटिटी ने पूरी तरह से दबा दिया है। और उस अनजान आवाज का ये कहना कि तुमने हमें बुलाया, ये कोई रैंडम वाक्य तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो सीधे तौर पर संपत्ति विवाद और रिश्तेदार की धमकी की ओर इशारा कर रहा है। तो मतलब क्या ये साबित करता है कि इसे जानबूझकर उस घर में भेजा गया है? मेरा मानना है कि हाँ, ये इस बात को पुख्ता करता है कि ये इकाई खुद से नहीं आई है, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब हालात इतने बेकाबू हो गए तो परिवार ने हार कर वही कदम उठाया जो ऐसी स्थिति में कोई भी करेगा। उन्होंने एक स्थानीय धार्मिक उपचारकर्ता यानी एक हीलर को बुलाया। ये बहुत आम है हमारे समाज में। लेकिन वो हीलर जो लोगों के घरों से ऐसी चीजों को निकालने का काम करता था, वो खुद घर के अंदर तक नहीं आ पाया। क्या बात कर रही हैं? वो अंदर नहीं गया? नहीं, वो मुख्य दरवाजे की दहलीज पर ही रुक गया और उसने जो कहा, उसने परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, यहाँ किसी ने जिन छोड़ा है और वो बच्ची से चिपक गया है। जिन? हाँ, जिन। ये शब्द स्रोत में पहली बार आता है। भूत या प्रेत नहीं, जिन। क्या इन दोनों में कोई बुनियादी फर्क है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। और स्रोत का जिन शब्द का इस्तेमाल करना इस पूरी घटना की गंभीरता को 10 गुना बढ़ा देता है। वो कैसे? मध्य पूर्वी और एशियाई लोक कथाओं के अनुसार जिन आग से बनी एक अलग ही प्रजाति है। आग से बनी? हाँ, धुएं रहित आग यानी स्मोकलेस फायर। वे इंसानों की तरह ही अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत इंसानों और आत्माओं दोनों से कहीं ज्यादा मानी जाती है। बाप रे! और जब किसी जिन को काले जादू या तंत्र के जरिए किसी पर छोड़ा जाता है तो वो बहुत ही हिंसक और जिद्दी हो जाता है। तो इसलिए वो हीलर डर गया था? बिल्कुल। हीलर का दरवाजे पर ही रुक जाना ये दर्शाता है कि उस घर की दहलीज पार करते ही एक ऐसी सघन और नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र शुरू हो रहा था जिसका सामना करना उस विशेषज्ञ के लिए भी आसान नहीं था। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस रात जब उस हीलर ने दरवाजे के बाहर से ही अपनी प्रार्थना शुरू की तो घर के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी भयानक दुष्स्वप्न से भी बुरा था। घर के अंदर क्या हो रहा था? स्रोत बताता है कि रात के करीब 2:55 पर बच्ची अचानक बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन पुतलियां पीछे की ओर मुड़ गई थीं, जिससे सिर्फ आंखों का सफेद हिस्सा दिख रहा था। ये क्लासिक पोजेशन का लक्षण है। और कमरे का तापमान अचानक इतनी तेजी से गिर गया कि सांसें दिखने लगी। घर की लाइटें झपकने लगी। बच्ची पहले धीरे धीरे और फिर बहुत जोर से हंसने लगी। तापमान का गिरना बहुत अहम है यहाँ। और फिर उसकी आवाज बदली और उसने कहा, वो खुद लेके आया मुझे, उसका रिश्तेदार। तो ये हिस्सा परिकल्पनाओं के नजरिए से बहुत अहम है। कैसे? पहली बात, तापमान का अचानक गिर जाना पैरासाइकोलॉजी का एक जाना माना सिद्धांत है। माना जाता है कि जब कोई शक्तिशाली पारलौकिक इकाई भौतिक दुनिया में प्रकट होने की कोशिश करती है तो उसे भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से लेती है? वो अपने आसपास के वातावरण से गर्मी सोख लेती है। इसे थर्मोडायनेमिक्स के उल्ट काम करने जैसा माना जाता है। इसी वजह से कमरे में अचानक इतनी ठंड बढ़ जाती है कि सांसें दिखने लगती हैं। अच्छा, ये कारण है। और जहां तक उस एंटिटी के बयान की बात है, ये उस पारलौकिक इकाई का एक तरह का कह सकते हैं कन्फेशन या गवाही थी कि उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन मेरी परेशानी यहाँ से शुरू होती है। क्या परेशानी? स्रोत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है?
जब वो शक्ति बच्ची के शरीर से ये सब बोल रही होती है, तभी पिता महसूस करते हैं कि कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया है। अंदर रखे कपड़े ऐसे हिल रहे होते हैं जैसे अलमारी के अंदर कोई बहुत भारी सांस ले रहा हो। अलमारी के अंदर? हाँ, और ठीक उसी वक्त मुख्य दरवाजे पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। जब प्रार्थना खत्म होने के बाद सब घबराकर बाहर भागते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे की भारी लोहे की कुंडी मुड़ी हुई है। कुंडी मुड़ गई? हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, कुंडी बाहर की तरफ से मुड़ी हुई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो शक्ति उस बच्चे के अंदर थी या अलमारी में सांस ले रही थी, तो मुख्य दरवाजे की लोहे की कुंडी बाहर से कैसे मुड़ गई? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या घर के अंदर और बाहर दो अलग अलग ऊर्जाएं काम कर रही थीं? या ये उस शक्ति का घर से बाहर भागने का प्रयास था? आपका ये सवाल ना इस पूरी घटना के सबसे खौफनाक भौतिक साक्ष्य की तरफ ले जाता है। इसे पैरासाइकोलॉजी में प्रेशर कुकर इफेक्ट के रूप में समझा जा सकता है। प्रेशर कुकर इफेक्ट? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ दो अलग अलग इकाइयां हों। स्रोत हमें एक बेहद अस्थिर, अराजक और हिंसक ऊर्जा के बारे में बता रहा है। तो वो एक ही ऊर्जा थी? बिल्कुल। जब किसी एक बंद जगह पर इतनी सघन नकारात्मक ऊर्जा और खौफ जमा हो जाता है, तो वो ऊर्जा सिर्फ एक शरीर या एक कोने तक सीमित नहीं रह सकती। वो एक विस्फोट की तरह बर्ताव करती है। मतलब वो हर जगह एक साथ थी? हाँ, वो एक ही समय में कई स्तरों पर काम कर रही थी। बच्ची के शरीर में मानसिक और शारीरिक टॉर्चर चल रहा था, और उसी समय वो ऊर्जा घर की भौतिक सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलने या अपना खौफ पूरी तरह से स्थापित करने के लिए दरवाजों पर प्रहार कर रही थी। बाप रे! कुंडी का बाहर से मुड़ना ये साबित करता है कि वहां मौजूद दबाव सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं था, वो इतना भौतिक था कि लोहे को भी मोड़ सकता था। लोहे को मोड़ देने वाली वो ऊर्जा कल्पना से भी परे लगती है। सच में। स्रोत आगे बताता है कि घंटों की उस खौफनाक प्रार्थना और जद्दोजहद के बाद बच्ची अचानक बेसुध होकर गिर पड़ती है और पूरे घर में एक अजीब सा थका देने वाला सन्नाटा छा जाता है। शांति छा गई। हाँ, लेकिन अगली सुबह जब रोशनी होती है तो तबाही के निशान साफ दिखने लगते हैं। जिस दीवार को बच्ची हर रात ठीक 3:07 बजे घूरती थी, वहाँ परिवार को जलने के काले निशान मिलते हैं। जलने के निशान? हाँ, जैसे वहाँ सच में कुछ बहुत गर्म और खतरनाक मौजूद रहा हो, जो शायद उस जिन के, जैसा आपने बताया, धुआं रहित आग वाली प्रकृति को दर्शाता है। बिल्कुल, ये उसी का प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे डरावना खुलासा घर के मुख्य दरवाजे के पास होता है। दरवाजे के पायदान के नीचे धूल और जालों के बीच एक छोटी सी कपड़े की पोटली दबी हुई मिलती है। ओहो, तो असली वजह यहाँ थी। हाँ, ये पोटली काले धागे से बहुत कसकर बंधी थी। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर कीले, कुछ बाल और राख थी। यही वो बिंदु है जहाँ वो रिश्तेदार की दी गई मौखिक धमकी एक भौतिक हथियार में तब्दील हो जाती है। मतलब ये काला जादू था? बिल्कुल। इस पोटली को तांत्रिक मान्यताओं में सिंपैथेटिक मैजिक या एंकर कहा जाता है। ये कोई साधारण चीजें नहीं है। इसके हर एक घटक का अपना एक गहरा और विनाशकारी अर्थ होता है। मैं भी यही पूछने वाली थी, बाल, कीले और राखी क्यों? इन चीजों का क्या मतलब है? मान्यताओं के अनुसार बाल उस व्यक्ति या परिवार की पहचान या एनर्जी सिग्नेचर का काम करते हैं जिसे निशाना बनाना होता है। एक तरह के डीएनए। एग्जैक्टली, एक डीएनए जो स्पारलौकिक किकारी को अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। कीलें पीड़ा, दर्द और उस नकारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर बांधने का प्रतीक होती है। अच्छा, ताकि वो वहां से जा ना सके। हाँ, और राख हमेशा तबाही और विनाश का अंतिम रूप होती है। उस रिश्तेदार ने सिर्फ गुस्से में कुछ शब्द नहीं कहे थे, उसने उस गुस्से, लालच और नफरत को एक भौतिक आकार देकर उनके घर के पायदान के नीचे छिपा दिया था। कितनी भयानक बात है। ये पोटली एक तरह का पोर्टल या द्वार थी, जिससे वो जिन या वो नकारात्मक ऊर्जा उस घर में लगातार प्रवेश कर रही थी और बच्ची को अपना शिकार बना रही थी। और स्रोत के अनुसार ये बात सच भी साबित होती है, क्योंकि जैसे ही उस पोटली को घर से बाहर निकाला गया और नष्ट किया गया, बच्ची धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य हो गई। ये तो राहत की बात है। उसकी आवाज, उसका व्यवहार सब पहले जैसा हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह से एक सुखद अंत के साथ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या हुआ? आज भी वो परिवार उसी घर में रहता है और उनका कहना है कि कभी-कभी, भले ही रोज नहीं, लेकिन रात को ठीक 3:07 पर उन्हें छत पर धीमे कदमों की आहट सुनाई देती है। आज भी? हाँ, और ठीक उस बच्ची के कमरे के ऊपर छत पर किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आती है। ये तो बहुत खौफनाक है। ये बात ना मुझे किसी दीमक की तरह लगती है, जैसे किसी कंप्यूटर से वायरस निकालने के बाद भी कुछ ग्लिच बाकी रह जाते हैं।
आपने उस सड़ी हुई लकड़ी या पोटली को तो निकाल फेंक दिया जहां से दीमक की शुरुआत हुई थी, लेकिन दीवारों के अंदर की खोखलाहट और वो खुरचने की आवाजें हमेशा के लिए रह गईं। बहुत सही तुलना की आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मुख्य कारण हटा दिया गया था और पोटली जल गई, तो स्रोत के अनुसार अभी भी ठीक 3:30 बजे आहट क्यों होती है? आपकी दीमक वाली तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी गहरी चोट अपना निशान जरूर छोड़ती है, चाहे वो चोट किसी जगह पर ही क्यों ना लगी हो। बिल्कुल, चाहे वो शरीर पर हो, इंसान के दिमाग पर हो या फिर किसी स्थान की ऊर्जा पर। पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च में एक थ्योरी है जिसे स्टोन टेप थ्योरी या रेजिडुअल हंटिंग कहा जाता है। स्टोन टेप थ्योरी, ये क्या होती है? इसके अनुसार जब किसी जगह पर अत्यधिक खौफ, दर्द और शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो जगह उस ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है। जैसे कोई स्पंज पानी सोख लेता है? एकदम सही। घर की दीवारें, छत, फर्श, ये सब उस सदमे को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो आहट और खुरचने की आवाजें परिवार को आज भी सुनाई देती है, वे जरूरी नहीं कि कोई पारलौकिक इकाई हो जो वापस आ गई है। तो फिर वो क्या है? वो उस खौफ और उस ट्रॉमा का एक स्थायी निशान या गूंज है जो उस घर के वातावरण में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये उनके ही गुजरे हुए कल का एक भूत है जो 3:07 पे खुद को दोहराता है। उफ, ये सच में एक बहुत ही विचलित कर देने वाला विचार है कि कुछ चीजें या कुछ अनुभव कभी पूरी तरह से आपको छोड़कर नहीं जाते। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इस पूरी स्रोत सामग्री से हम जो सबसे बड़ी बात सीख सकते हैं वो सिर्फ जिन या तंत्र मंत्र के बारे में नहीं है। ये घटना हमें इंसानी स्वभाव के एक बहुत ही स्याह और खतरनाक पहलू से रूबरू कराती है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे इंसानी लालच और द्वेष, जो एक साधारण संपत्ति के विवाद से शुरू हुआ था, सिर्फ अदालतों या वकीलों तक सीमित नहीं रहता। जब ये द्वेष एक सीमा पार कर जाता है तो ये ऐसे डरावने परिणाम ला सकता है जिन्हें विज्ञान, कानून या हमारे रोजमर्रा के तर्क के दायरे में समझाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। ये इंसानी नफरत का सबसे विभत्स रूप है। हाँ, ये इस बात का एक जीता जागता अनुस्मारक है कि हमारी नकारात्मक भावनाएं कितनी विनाशकारी हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीजें हम देख नहीं सकते हैं वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सही बात है। हम अलौकिक शक्तियों से डरते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि स्रोत सामग्री के अनुसार इस पूरे खौफनाक मंजर को जन्म देने वाला कोई जिन नहीं था, बल्कि एक इंसान का लालच था। असली राक्षस तो इंसान ही था। एग्जैक्टली। हमारे आसपास के लोगों के मन में पनप रहा गुस्सा, ईर्ष्या या बदले की भावना केवल एक विचार नहीं है, ये एक ताकत है। और जब ये ताकत गलत दिशा में मुड़ती है तो वो किसी के घर का सुरक्षित माहौल, किसी परिवार का सुकून और किसी बच्चे का बचपन पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। असली खतरा वो नहीं है जो बाहर से आता है, बल्कि वो है जिसे हम अपने अंदर पालते हैं। और इसी गहरी सोच के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। यदि इस स्रोत के दावों के अनुसार घर के पायदान के नीचे दबी हुई एक छोटी सी पोटली जिसमें कुछ बाल, राख और कीलें थीं, किसी घर के सुरक्षित और खुशहाल माहौल को ऐसे खौफनाक और अकल्पनीय नरक में बदल सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही अदृश्य चीजें या भावनाएं हो सकती है जिनके ऊपर से हम रोज गुजरते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। सच में ये डराने वाला ख्याल है। हम हर दिन कितने ही दरवाजों से अंदर बाहर जाते हैं, ये सोचे बिना कि उस पायदान के नीचे या उस इंसान के मन में क्या छिपा हो सकता है जो हमें दरवाजे से विदा कर रहा है। क्या सबसे बड़ा खौफ सच में उस धुआं रहित आग से बने जिन में है, या फिर इस पर हस्ताक्षर करे या किसी रिश्तेदार से बहस खत्म करके मुड़े? तो सोचने वाली बात है, क्या वो लड़ाई सच में वहीं खत्म हो गई है या वो बस एक नए अंधेरे रूप में हमारे घरों के अंदर शुरू होने वाली है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी शायद आज रात 3:07 तक सुनने वालों के दिमाग में गूंजता रहेगा।